नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने ज़्यादा शुरू करते हैं। भोजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे भोजन के प्रमुख कंपोनेंट होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट है भोजन के। इनमें कुछ मात्रा में होता है जो कि विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। भोजन एनर्जी एंड टिश्यू के ग्रोथ तथा रिपेयरमेंट के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल प्रदान करता है। जो भोजन होता है वो एक तो एनर्जी के लिए और टिश्यू के लिए, मतलब भोजन एनर्जी के लिए भी ऑर्गेनिक मटेरियल देता है और टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी एंड रिपेयरिंग के लिए भी ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। हम जो पानी पीते हैं वह शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो हम पानी पीते हैं वो शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, या डिहाइड्रेट होने से बचाता है, मतलब जल की कमी से बचाता है पानी। भोजन के बायोमॉलिक्यूल्स को हमारा शरीर ओरिजिनल फॉर्म में उपयोग नहीं करता है। उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़कर सिंपल सब्सटेंट में बदलता है। जो भोजन है वो भोजन के जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो हमारा शरीर जो डायरेक्टली नहीं ले पाता है, इसलिए उनको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाया जाता है। उसके बाद उनको एक सिंपल से सब्सटेंट में तोड़कर फिर उनका जो पाचन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म में बदलने, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं भोजन के, उनको एक सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म में बदलने के इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। जो मैंने बताया अभी आपको बताया कि जो फूड होता है वो डायरेक्टली या जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए पहले उसका डाइजेशन करना पड़ता है। और जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको डाइजेशन कहते हैं। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड द्वारा होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड द्वारा होता है। तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। जो हमारी आहार नाल से शुरू होकर और जो सहायक ग्रंथियां है उनसे मिलकर बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं पहला एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत एक एंटीरियर ओपनिंग माउथ से होती है, और यह एनस द्वारा पोस्टेरियरली बाहर खुलती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी शुरुआत अपने मुंह से स्टार्ट होकर जो एनस मीन्स गुदा तक जो एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ के आगे बकल कैविटी या ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी में कई दांत और मस्कुलर टंग पाई जाती है। टंग मतलब जीभ, ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा में कई दांत और एक मस्कुलर टंग पाई जाती है। टंग मीन्स जीभ। ठीक है दोस्तों, फिर
एवरी टीथ जॉ बोन के सॉकेट में धंसा होता है, मतलब प्रत्येक टीथ जॉ बोन के सॉकेट में धंसा होता है। सॉकेट में जो मसूड़े होते हैं अपने, उनके नीचे एक हड्डी होती है, मसूड़ों के नीचे, उसमें धंसा होता है। इस प्रकार के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहता है। इस प्रकार का जो अटैचमेंट होता है उसको थीकोडोंट कहते हैं। इस प्रकार के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। मतलब कि जो हमारे दांत होते हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में धंसे होते हैं, और जो ये अटैचमेंट होता है ना दांतों के धंसने का सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में, इस अटैचमेंट को कहता है थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमन भी मतलब हम इंसान भी शामिल है, उनके जीवन में दांतों के दो सेट बनते हैं। उनके जीवन में दांतों के दो सेट बनते हैं। एक सेट टेम्परेरी होता है जिन्हें हम मिल्क टीथ या डिसाइडियस टीथ कहते हैं, जो कि बाद में परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह के डेंटिशन को डाइफायोडोंट कहते हैं। इस तरह का जो डेंटिशन होता है उसको डाइफायोडोंट कहते हैं। मतलब मेजॉरिटी में ह्यूमंस में जो दो पहले बचपन में जो दांत आते हैं उनको तो हम टेम्परेट टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है, जिन्हें डिसाइडियस या टेम्परेरी या कि मिल्क टीथ कुछ भी कह सकते हो आप। जो टेम्परेरी होता है सेट उसको कहते हैं मिल्क टीथ या डिसाइडियस टीथ। और जो हमारे दांत टूट जाते हैं फिर वो उसके बाद में उनकी जगह पे दूसरे दांत आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं या एडल्ट टीथ। और जो इस तरह का जो डेंटिशन होता है ना उसको कहते हैं डाइफायोडोंट। एक ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। उनके नाम हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ऊपरी तथा निचली जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में दांतों का अरेंजमेंट इस क्रम में होता है जैसे कि ICP, M एंड N। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो कि डेंटल फॉर्मूला द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डेंटल फॉर्मूला ये है, आप देखिए कहीं का। टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ, एंड टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ। इनमें होता है दो, तो अपर हाफ जॉ में दो होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, दो होते हैं प्रीमोलर एंड 3 होते हैं मोलर। नीचे वाले में भी सेम होता है यही। ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। अभी आप इनको डबल कर लो वह चाहे तो। देखो ऊपर वाले में तो 4 तो होते हैं इंसीजर, मतलब टोटल हुए 8 इंसीजर। 2 होते हैं कैनाइन ऊपर वाले में, तो मतलब डबल हुए 4 कैनाइन। ऊपर और नीचे वाले में 4 हुए। ऊपर वाले में 4 प्रीमोलर होते हैं तो नीचे वाले में भी 4 होते हैं, तो डबल हुए 8 प्रीमोलर। एंड 3 ऊपर वाले में 3 हाफ जॉ में होता है मोलर, फिर 3 डबल करो इसका तो नीचे वाले में भी 6, तो 12 वो टोटल मोलर टीथ। दांतों का हार्ड च्यूइंग सरफेस, जो दांतों का जो हार्ड सरफेस होती है दांतों की, जो चबाने के काम आती है, वो इनेमल का बना होता है। ठीक है दोस्तों। जीभ एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रीन्यूलम द्वारा फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से जुड़ी होती है। जीभ होती है वो एक मुक्त अवस्था में किधर की तरफ भी घूमने के लिए जो है एक ऑर्गन है जो मांसपेशियों का बना होता है, मस्कुलर। जो फ्रीन्यूलम द्वारा फ्लोर ऑफ कैविटी, जो फ्रीन्यूलम के द्वारा जो अपनी मुख गुहा है उसके जो फ्लोर मतलब तल है, मुख गुहा के तल से जुड़ी रहती है।
जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें हम पैपिलाई कहते हैं। इनमें से कुछ कुछ के पास टेस्ट बड होते हैं। ऑरल कैविटी आगे एक छोटी सी फेरिंक्स में खुलती है। जो इनकी ऑरल कैविटी होती है वो आगे जाके एक फेरिंक्स में खुलती है। फेरिंक्स जहाँ खुलती है उसको कहते हैं फेरिंक्स, जो कि फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। आप याद रखना ये बात कि फूड और एयर के लिए कौन सा कॉमन पैसेज होता है, फेरिंक्स। ऑसोफेगस और ट्रेकिया, ऑसोफेगस और ट्रेकिया बाइंड पाइप, ट्रेकिया को बोलते हैं बाइंड पाइप, जो दोनों के दोनों ही फेरिंक्स में खुलते हैं। ये बाइंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। जो बाइंड पाइप है उसकी ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ग्लोटिस। बाइंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजोनस फ्लॉप होता है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो भोजन को निगलते समय ग्लोटिस में जाने से रोकता है। ये ग्लोटिस का ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। ठीक है दोस्तों, ग्लोटिस का ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, जो अगर हमारा भोजन जाएगा नीचे तो ढक्कन बंद हो जाता है, फिर वो भोजन जो कि ऑसोफेगस में चला जाता है। ऑसोफेगस एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब होती है। ऑसोफेगस एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब होती है जो पीछे की ओर से नेक, थोरैक्स और डायफ्राम से होते हुए एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है। इसको हम स्टोमक कहते हैं। जो हमारा जे शेप्ड होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हम स्टोमक। और जो ऑसोफेगस है वो हमारी एक लंबी ट्यूब होती है, लंबी नलिका होती है जो हमारी गर्दन से होकर थोरैक्स एंड डायफ्राम से होते हुए स्टोमक में खुलती है जाके। ऑसोफेगस में स्टोमक की ओपनिंग, ऑसोफेगस की स्टोमक में ओपनिंग को एक मस्कुलर स्पिंक्चर रेगुलेट करता है जिसे हम गैस्ट्रोऑसोफेजियल स्पिंक्चर कहते हैं। गैस्ट्रोऑसोफेजियल स्पिंक्चर कहते हैं। तो दोस्तों ऑसोफेगस की स्टोमक में ओपनिंग को कौन गार्ड करता है, गैस्ट्रोऑसोफेजियल स्पिंक्चर। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टोमक होता है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में, अपर लेफ्ट मतलब कि जो हमारे रिब्स खत्म होती है ना, रिब्स उनके जस्ट नीचे की तरफ, फेफड़ों के जस्ट नीचे ऑसोफेगस होता है। स्टोमक के चार मेजर पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन जिसमें कि ऑसोफेगस खुलती है, दूसरा है फंडिक रीजन, तीसरा है बॉडी और चौथा है पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है पाइलोरिक पोर्शन। यहाँ देखिए ये हमारी ऑसोफेगस है। यहाँ पे दिस इज ऑसोफेगस एंड दिस इज द फंडस पार्ट। Okay, this is the cardiac part and this is the body and this is the pyloric part, ये वाला। एंड ये होगी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में पहचानी जाती है। पहला होता है डियोडोनम जो सी शेप्ड होता है। ये देखो यहाँ पे ये डियोडोनम है, ये वाला ये डियोडोनम दिख रहा है, सी बना हुआ। ये देखो ये यहाँ सी बन रहा है। दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। इलियम है जो कि एकदम हाईली कॉइल्ड होता है, एकदम घुमावदार, इसकी कुंडली बनी हुई होती है इलियम की। स्टोमक की ओपनिंग जो कि डियोडोनम में खुलती है उसे पाइलोरिक स्पिंक्चर गार्ड करता है। स्टोमक की ओपनिंग को पाइलोरिक स्पिंक्चर गार्ड करता है। स्टोमक की जो ओपनिंग होती है वो डियोडोनम में खुलती है जाके। लास्ट जो कि क्या बोलते हैं उसको, पाइलोरिक रीजन होता है। जो स्टोमक का पाइलोरिक रीजन, स्टोमक के पाइलोरिक रीजन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है जाके डियोडोनम में, तो उस जगह पे है जो कि पाइलोरिक स्पिंक्चर गार्ड करता है।
इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है दोस्तों, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, मैं हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा आपको। मैं हो सके तो बाद में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।